नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मध्य प्रदेश में 28 उम्मीदवारों के लिए अखाड़ा सज गया है। सियासी घमासान जारी है, नेताओं के दौरे धुआंधार जारी हैं। इस बीच एक दूसरे पर जुबानी तीर भी चलाए जा रहे हैं। कोई किसी को रोतेला बता रहा है तो कोई विकास का दुश्मन, तो कहीं पर किसी को अपनों का विरोध ही झेलना पड़ रहा है। सभी अपनी अपनी सियासी चालें चल रहे हैं। सियासी दंगल के पहलवानों का आज बड़ी खुशखबरी भी मिली। सियासी जंग के इस अखाड़े की ऐसी ही तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अपने इस खास प्रोग्राम 28 का अखाड़ा के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो 28 के अखाड़े की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने को लेकर राजनीतिक दलों को बड़ी राहत मिली। राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने का बंधन खत्म कर दिया गया है। चुनावी जलसों में अब 100 लोगों से ज्यादा लोगों को जुटाया जा सकता है, भीड़ जुट सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन सभी को करना है। केंद्र के फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेंगी। आदरणीय कमलनाथ जी की सभा की भीड़ देख के तो हवा बंद हो गई, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और अब सिंधिया और इन पर जो है, जब एफआईआर की बारी आने वाली है तो गाइडलाइंस बदल गई। क्या एक दिन में जो है 24 घंटे के अंदर देश की परिस्थितियां बदल गई, कोरोना की परिस्थितियां बदल गई हैं। इस तरीके से जो है देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका माखौल उड़ाने की जो चेष्टा की जा रही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चुनावी रैली में भीड़ जुटने के नियम बदलने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर अन्याय है। चुनाव आयोग और शिवराज सिंह इसका जवाब दें कि अब तक किस बीजेपी नेता पर एफआईआर हुई है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट माने जाने वाली सांवेर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता बदले सियासी समीकरण में तुलसी सिलावट के लिए एकजुट नहीं हो रहे। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को एकजुट करने इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। शिवराज ने कहा कि बीजेपी हमारी मां है और इसके दूध की लाज रखना है। इस मौके पर पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ बूथ लेवल कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रभारियों को सुपारी हाथ में देकर जीत का संकल्प दिलाया। एक वचन आज मैं आपको देता हूं, मध्य प्रदेश को कभी पीछे नहीं रहने दूंगा। विकास की गति आप देख रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है। हम विकास भी करेंगे, हम जनता का कल्याण भी करेंगे। हम मोदी जी के सपनों की आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाएंगे। और एक वचन और आपको दे रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, बहनों और भाइयों, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। जितने भी लोग बैठे हैं सद्य मुख्यमंत्री जी, इन सब में मन से लेकर वहां तक सबसे छोटा कार्यकर्ता भाजपा का अंतिम पंक्ति का तुलसी सिलावट ये विश्वास दिलाता है, यह आपको संकल्प लेता है कंधे से कंधा लड़ाकर जीवन भर, जब तक तुलसी सिलावट में रग में खून है, पूरा साथ भाजपा मेरी मां के चरणों में आ गया। तो पार्टी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कमलनाथ को रोतेला बताया। रोतेला सीएम कहा,
और कहा कि जब देखो रोते रहते थे कमलनाथ, पैसा ही नहीं हमेशा यही कहते रहते थे, लेकिन हमने रास्ता निकाला, विकास कार्यों को बंद नहीं होने दिया। 1359 करोड़ की 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं, कोरोना काल में बनाए हैं। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे, है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कहे कि है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है, कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब सियासत विकास के मुद्दे पर गर्मा गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकास विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सियासत अब विकास के मुद्दे पर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास से जुड़े भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रमों पर कांग्रेस की आपत्ति पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में विकास कार्यों को लेकर शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस ने अपने शासन में विकास नहीं किया और अब विकास के काम हो रहे हैं तो कांग्रेस परेशान है। अब मुझे तो ये भी पता चला है कि वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रोको, ये लोकार्पण कर रहा है, ये शिलान्यास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कहीं नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से मीडिया भी समझ ले। दरअसल एक दिन पहले ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर मुख्यमंत्री शिवराज के 8 से 30 अक्टूबर तक होने वाले भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि उपचुनाव वाली सीटों के आसपास के विकास कार्य उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने विपक्ष की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए भोपाल में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की 4120 किलोमीटर लंबी 12,960 ग्रामीण सड़कों का लोकार्पण किया। ग्रामीण विकास की योजनाओं के तहत ये सड़कें 1359 करोड़ की लागत से तैयार हुई हैं। बहरहाल प्रदेश में उपचुनाव के साथ सरकार के विकास कार्यों को लेकर हो रहे भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों को लेकर सियासत गर्म है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासी फिजा में गर्माहट बढ़ने लगी है। एक दूसरे पर पलटवार करने को कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। दोनों ही बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी ने आज कमलनाथ के 15 महीने की गलतियां जनता के सामने गिनाई। कमलनाथ ने कहा था आखिर उनकी सरकार की क्या गलती थी। इस पर बीजेपी ने आज गलतियों का पिटारा मीडिया के सामने खोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि शिवराज सरकार की जितने भी लोकप्रिय योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं पर ताला लगाने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था और इस वजह से ही उनकी सरकार गई। कि 15 महीनों के पाप कमलनाथ सरकार के, कांग्रेस सरकार के कितने भीषण थे, जिनको झेलना पड़ा, जिनको भुगतना पड़ा, वो जरूर इस बारे में बताएं। और ऐसे ही कुछ पाप हम भी गिनाने की कोशिश करते हैं, कुछ, क्योंकि सारे पाप तो हम नहीं गिना सकते, क्योंकि इतने सारे संख्या में इन्होंने कुकर्म धतकर्म सरकार के रहते कुशासन अराजकता का माहौल पैदा किया कि वो कोई एक बार में तो बता नहीं सकता। कमलनाथ जी, आप पूछ रहे हैं कि हमसे क्या पाप? कमलनाथ जी, दोषी हैं आप, क्योंकि किसानों के प्रति आपने किया है पाप।
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ सारे का सारा, और नहीं किया तो हम 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो वीडियो भी मीडिया के बीच में मौजूद है, लेकिन 15 महीनों में वो कर्जा माफ नहीं किया। हरदा पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा था कि अगर कमलनाथ पर केस दर्ज होगा तो आग लग जाएगी। कमल पटेल ने कहा कि ये गांधी जी के नकली अनुयायी हैं, हिंसा की बात करते हैं, सत्ता जाते ही कांग्रेस सठिया गई है। ऐसी मानसिकता कांग्रेसियों की हो सकती है, आग लगाने की, या गांधी जी के जयंती पे कोई अगर मोदी जी का फोटो बनाकर अगर माल्यार्पण करने चला गया तो उसके साथ कांग्रेस ने पिटाई की, तो ये गांधी जी के अनुयायी बनके नकली, और गांधी जी के जो अहिंसात्मक आंदोलन है उसके बाद उनकी विचारधारा हिंसात्मक हो गई, और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होकर सटिया गए। ग्वालियर चंबल अंचल के 4 दिवसीय दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी रघुराज कंसाना के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अंचल के विकास की है, यह विकास कमलनाथ सरकार में रुक गई थी। वहीं कमलनाथ को काले झंडे दिखाने के मामले पर सिंधिया ने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा और दायरा हो, दायरे को क्रॉस करने की इजाजत किसी को नहीं है। उस स्तर के नीचे किसी को भी नहीं जाना चाहिए। प्रजातंत्र में आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, पर हर व्यक्ति का मान सम्मान होना चाहिए। मैं स्पष्टवादी इंसान हूं, जो सही है सो सही कहता हूं, जो गलत है सो गलत। प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। उन्होंने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 20 गांवों में चुनाव प्रचार किया। जयवर्धन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी इस तरह से बिना किसी को बताकर पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। वहीं जयवर्धन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का खुद भी सेहत ठीक नहीं रहती है और वह प्रदेश के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर हुए हमले को लेकर कहा कि बीजेपी को लोग अति कर रहे हैं। खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता है। ना तो वो ध्यान दे पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पे, और शायद खुद भी काफ़ी उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, शायद 2 बार शायद वो एडमिट हो चुके हैं, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो। जनता उनके साथ नहीं है, तो इसीलिए ऐसी वो नीच हरकतें कर रहे हैं। कभी भी राजनीति में अगर आप विपक्ष पर या दूसरी पार्टी पर पथराव करोगे, वो भी ऐसे वरिष्ठ नेता, वो भी ऐसे दिग्गज नेता जो 9-10 बार के सांसद हैं, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को ही होगा। हाथरस का उपचुनाव पर असर होगा, इसको लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 9 एससी सीटें हैं और 2 एसटी सीटें हैं, लिहाजा दोनों ही पार्टियां यहां जीत के दावे के साथ अपने अपने गढ़ को मजबूत करने में जुटी हैं। कांग्रेस ने हाथरस की घटना पर जहां बीजेपी पर हमला बोला है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, लड़वाने का काम और फूट डालो शासन करने का काम कांग्रेस का रहा है। पार्टी में हर चीज योग्यता और क्षमताओं के आधार पर की जाती है, और हमारे लिए समाज के सारे वर्ग उतने ही सम्माननीय और आदरणीय हैं जितने कोई अन्य वर्ग के लोग। जहां तक कांग्रेस का विषय, तो कांग्रेस जरूर ये कुत्सित प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में हिंसा की, जाति संघर्ष की, वर्ग भेद, वर्ण भेद की स्थिति निर्मित की जाए। पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जाति राजनीति की पक्षधर न पहले थी न अब है। सबसे ज़्यादा दलित वर्ग के साथ उत्पीड़न की घटनाएं भाजपा सरकार में होती है। जब से शिवराज सरकार आई है, आप देखिए रोज एक घटना सामने आ रही कि दलित वर्ग की महिला के साथ, बहन बेटी के साथ दुष्कर्म या अत्याचार या उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी। तो ये सारे मामले को हम विपक्ष 28 का अखाड़ा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिन। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा को ग्रामीणों ने उस समय खरी खोटी सुना डाली जब वह भेरोना गांव में लोगों से वोट मांगने पहुंचे। सुरेश राठखेड़ा जब ग्रामीणों से खुद को वोट के लिए अपील कर रहे थे, तब एक ग्रामीण ने उनसे सवाल दाग दिया कि विधायक जी, आप चुनाव जीतने के बाद इतने दिन कहां रहे। ये सवाल सुनकर सुरेश राठखेड़ा भौचक्के रह गए और सफाई देते नजर आए। मिलने के लिए चले गए थे। जीतने के बाद तुम्हारा सुस्त करी क्या मौत क्षेत्र है, हम सुध राम राम जनता से हो जाए। जीतने वाले ने कभी नहीं किया, बताओ इसे कब मत मैं आज देख रहा हूँ मैं तो भाई साहब कि हमारे सुरेश राठखेड़ा एमएलए साहब या राजमंत्री जी मिलने के लिए चले गए थे। उपचुनाव के रास्ते सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने दिनेश गुर्जर के आवास पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस को वोट न देने की बात कही। समर्थकों ने कहा कि मुरैना सीट से राकेश मावई का टिकट फाइनल हुआ है, जबकि दिनेश गुर्जर का होना चाहिए था, क्योंकि राकेश मावई पूर्व में सिंधिया समर्थक रहे हैं और सिंधिया के साथ उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। ये भी कभी सिंधिया के साथ भाग सकते हैं। इस दौरान समर्थकों को समझाने के लिए दिनेश गुर्जर को मोर्चा संभालना पड़ा और दिनेश के समझाने के बाद समर्थक चले गए। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती का विरोध शुरू हो गया है। टिकट का दावा करने वाले कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर स्थानीय नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बाहरी उम्मीदवार को बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता पर थोप दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के नेता प्रत्याशी के खिलाफ बगावत के सुर पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो बड़ा मलहरा की जो क्षेत्र के प्रत्याशी थे उनके साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, क्योंकि हर बार कांग्रेस बाहर के प्रत्याशियों को उतार के यहाँ के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती चली आ रही है। इसका इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, रामसिया भारती जी बड़ा मलहरा विधानसभा की कार्यकर्ता और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रही हैं। हर एक प्रदर्शन में, हर एक कार्यक्रम में हमेशा उपलब्ध रही हैं। पार्टी ने जनता की नब्ज टटोलते हुए और बहुत ही अच्छी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। रहा सवाल स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध करने का, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी इतनी परिपक्व है कि आने वाले 2-4 दिनों में सारे कार्यकर्ताओं को वे मना लेंगी और सारे कार्यकर्ता मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो मुझे क्षेत्र की जनता बहुत प्यार करती है और मुझे क्षेत्र के ही मानते हैं। वो लोग सब क्षेत्र का मानते हैं कि मेरे क्षेत्र की हैं। और चूंकि 1-2 कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो हालांकि वो कह तो ठीक ही रहे हैं कि मेरा जन्म टीकमगढ़ जिले में हुआ है, पर मासी जी गोद लाई थी, तो गोद लाने का मतलब यही होता है कि मैं। मरवाही उपचुनाव के बीच ऋचा जोगी की जाति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से गुहार लगाई। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि अजीत जोगी की जाति का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तो उनके बेटे अमित जोगी या परिवार के किसी भी सदस्य को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने कहा कि जोगी परिवार शुरू से गलत प्रमाण पत्र और
झूठे तथ्यों के आधार पर खुद को आदिवासी बताकर छलावा करते आ रहे हैं। सीट है वो आरक्षित सीट है। सवाल ये है कि सही में जो उसका डिजर्व करते हैं, उस जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, उस वर्ग को जाना चाहिए। अगर इनका ऐसा विवाद नहीं होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कोई भी कहते हैं, कोई भी आए लड़े। राज्यपाल से आप लोग हम ये कहते हैं कि ये जो ऋचा जोगी आनंद फानंद में जो बनाया है फर्जी जाति प्रमाण पत्र, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको निरस्त किया जाए। हम दस्तावेज मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बदनावर की जंग शुरू हो चुकी है। क्या है बदनावर का चुनावी समीकरण, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। धार जिले की बदनावर सीट उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही क्षेत्र के दोनों प्रमुख दल के नेता घमासान को जीतने की कवायद में जुट गए हैं। आदिवासी बहुल्य धार जिले की बात करें तो यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में हुए चुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। बदनावर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ जातिगत समीकरण हमेशा प्रभावी फैक्टर रहा है। इस सीट पर आजादी से लेकर अभी तक निर्दलीय उम्मीदवार को मौका नहीं मिला। यह विधानसभा सीट जनसंघ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बदलती रही है। 1993 से अब तक के चुनावी लेखा जोखा को देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 3-3 का स्कोर रहा है। बदनावर की जनता ने 3 बार बीजेपी तो 3 बार कांग्रेस को मौका दिया। 1993 में बीजेपी से रमेश चंद्र सिंह राठौर जीते, जबकि 1998 में बीजेपी से खेमराज पाटीदार को जीत हासिल हुई। वहीं साल 2003 और 2008 में कांग्रेस से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने जीत हासिल की। वहीं साल 2013 में बदनावर की पब्लिक ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे दिया और बीजेपी के भंवर सिंह शेखावत यहां से जीत हासिल कर सके। लेकिन साल 2018 में जनता का मूड दोबारा बदला और कांग्रेस के राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को जीत हासिल हुई। लेकिन सिंधिया समर्थक राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पहले दिग्विजय सिंह के करीबी कहे जाने वाले अभिषेक सिंह टिंकू को टिकट दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं के विरोध के चलते पार्टी को फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा और आखिरकार कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में बदनावर से स्थानीय नेता कमल पटेल को टिकट दिया गया। खास बात यह है कि कमल पटेल को राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव का करीबी माना जाता है, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने के बावजूद कमल पटेल ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, जिसके बाद अब पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। बदनावर के वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,03,900 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 1,02,163, साथ ही महिला वोटरों की संख्या 1,01,735 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या सिर्फ 2 है। बदनावर सीट पर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से वोटों की राजनीति के मामले में जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में दोनों ही बड़ी पार्टी के उम्मीदवार राजपूत समाज से हैं। बदनावर में राजपूत और पाटीदार समाज का बाहुल्य है। क्षेत्र में करीब 35 से 40 हजार राजपूत वोटर्स हैं, जबकि पाटीदार वोटर्स की संख्या 40 से 45 हजार। ऐसे में जो वर्ग जिस नेता के साथ चल पड़ता है उसके लिए राह आसान होती है। आदिवासी वोटर्स भी हालांकि यहां मायने रखते हैं। वहीं बदनावर सीट पर मुद्दों की बात की जाए तो बुनियादी सुविधाओं के साथ क्षेत्र का विकास और बेरोजगारी यहां का बड़ा मुद्दा है। जीत के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही टिकट के लिए राजपूत उम्मीदवार को तरजीह दी है। ऐसे में जनता किसे जीत का सहरा बांधती है, ये देखने वाली बात होगी। बदनावर से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 28 का अखाड़ा में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।